विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायिका ने हिंदू पाक विस्थापिता गौशाला अनुदान बिजली आपूर्ति समेत उठाया मुद्दा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आदिवासियों ने लेर दीना बयान माथे जतायो खेद। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट यूजी पेपर लीक मामला ने लेर हुई सुनवाई। एनटीए ने छात्रा री पिछाण गोपनीय राखता थका परिणाम सार्वजनिक करबारा दीना निर्देश। अजमेर दरगाह रे बारे विवादित नारा लगा बारा मामला माए गोहर चिश्ती ने बरी कर्या जाप्ता माथे कानून मंत्री जोगाराम पटेल दीना प्रतिक्रिया। कया सरकार प्रकरण रो फेरू करवावेली रिव्यू। शुद्धाहार मिलावट पर वार अभियान रे तेज पाली रा सुमेरपुरा माए खाद्य विभाग री टीम की कार्रवाई। 2000 लीटर सुबत्ती घी करियो जब्त। अरे प्रदेश में फेरू मानसून सक्रिय होबा सू कई ठोरा माथे बिरकारो दौर जारी। मौसम महकमा जयपुर उदयपुर समेत दूजा संभागा में बिरका होबारी जताई आस। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहे हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार सु। विधानसभा में आज प्रश्नकाल में विपक्ष हिंदू पाक विस्थापिता गौशाला वारा अनुदान बिजली आपूर्ति ने लेर मुद्दो उठायो। प्रश्नकाल में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आदिवासिया खातर दीना बयान माथे कया के वारा बयान सु कीणी री भावना आहत हुई है तो इन खातर वे खेद प्रकट करे है। विधायक रविंद्र सिंह भाटीरा हिंदू पाक विस्थापिता ने लेर पूछा गया सवाला रो जवाब देवता थका। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर सदन ने बतायो कि बाड़मेर जैसलमेर अरे बालोतरा में 373 आवेदन मिला है, जिनमाइसु 290 लंबित है। वठे ही बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा बिजली आपूर्ति ने लेर सरकार ने घेरियो है। के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान का भाव है। मैं ये भी जानता हूं कि महाराणा प्रताप जी स्वतंत्रता बरकरार रखने के लिए लड़ाई लड़ी अकबर से, तो आदिवासियों ने ही उनका सहयोग किया और उनके साथ देने से उनको सफलता प्राप्त हुई। मैं ये भी जानता हूं कि भगवान राम जब वनवास गए तब उनको सहयोग करने वाले आदिवासी थे और भगवान राम ने जाकर के सबरी माँ के घर पर जाकर के झूठे बेर खाए। जिला बाड़मेर जैसलमेर एवं बालोतरा में विगत 5 वर्षों में प्राप्त आवेदनों का संख्यात्मक विवरण निम्न अनुसार है। नंबर 1, बाड़मेर, जिला बाड़मेर, विगत 5 वर्षों में कुल प्राप्त आवेदन 72, निस्तारित इनमें से हुए 28 और लंबित है 44। दूसरा है जैसलमेर, जिसके अंदर 294 कुल आवेदन थे, प्राप्त हुए 56 निस्तारित हुए और 238 लंबित हैं। और तीसरा है बालोतरा जिला, 7 आवेदन प्राप्त हुए और निस्तारित कोई भी नहीं हुए और 7 लंबित है। कुल आपके जो प्रश्न जो पूछा तीनों जिलों का एक समान, उसके अंदर 373 आवेदन प्राप्त हुए, निस्तारित हुए 84 और लंबित है 299। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट यूजी पेपर लीक मामला ने लेर सुनवाई करेगी। इन दौरान एनटीए ने सगला स्टूडेंट से नंबर प्रकाशित करबारा निर्देश दीना है। सुप्रीम कोर्ट एनटीए ने छात्रा री पिछाण गोपनीय राखबा खातर परिणाम सार्वजनिक करबा ने कहा है। सीबीआई का निसु इन मामला ने लेर आज कोर्ट में दूसरी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। इन मामला माथे अगली सुनवाई सोमवार ने होवेली। राज्य रा कानून मंत्री जोगाराम पटेल हाल ही माए अजमेर माए दरगाह खास निजाम गेट रे बारे विवादित नारा लगा बारा मामला माए गोहर चिश्ती ने न्यायालय का निसु बरी कर्या जाबा माथे आपरी प्रतिक्रिया दीना।
वे कहा कि सरकार इन पूरा प्रकरण रो फेरू रिव्यू करवावेली। मंत्री जोगाराम जोधपुर माए पत्रकारा सु बात करता थका कया कि इन मामला माए सरकार कानी सु और पुलिस जांच माए काई कमीरी इन री समीक्षा भी करी जावेली। इन रे पाछे मामला माए जरूरी होबा माथे न्यायालय माए फेरू अपील करी जावेली। जयपुर में इस समय हमको समाचार मिले कि जिस व्यक्ति ने गैर कानूनी असंवैधानिक धमकी भरे नारे लगाए थे और सेशन कोर्ट ने उन सबको सुनने के उपरांत एक्विटल कर दिया, बरी कर दिया। हमने तुरंत ही सरकार से अधिकारियों से निवेदन किया कि इसकी प्रति ली जाए, फैसले की सर्टिफाइड कॉपी ली जाए और इसका परीक्षण किया जाए। कोर्ट ने क्या मानना है, क्या हमारा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मतलब पुलिस स्टेज जो जांच की, क्या उसमें कमी रही है या न्यायालय में पैरवी में कमी रही है या और कोई कारण है। इन सब की हम पूरी तस्दीक करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, जांच करेंगे और उसके उपरांत जो भी हमारी कमी पेशी है उसको ठीक करेंगे। अगर हमारे स्तर पर प्रोसिक्यूशन में, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में कोई कमी रही है तो उसके लिए जो भी न्यायोचित कार्रवाई वो कार्रवाई करेंगे और हमारे लीगल राय मिलेगी उसके अनुसार जरूरत हुई तो अपील करेंगे। ये भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। इस स्टेज पर मैं ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करूँगा, लेकिन जैसा समाचार पत्रों में जैसे टिप्पणी आई है उससे लगता है कि जांच के दौरान, पुलिस स्टेशन से जांच के दौरान कोई न कोई कमी रखी गई है। लेकिन जब तक मुझे इसकी नकल नहीं मिल जावे, हमारा विधि अनुसार परीक्षण नहीं कर दे और विधिक राय नहीं आ जावे तो ज़्यादा कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन इसमें जहाँ कहीं भी कमी रही है उसमें जो भी दोषी रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। हम हिंदुस्तान में सभी धर्मों का आदर और मान और सम्मान करते हैं, लेकिन किसी को ये अधिकार नहीं है कि दूसरे धर्म के बारे में कोई अपशब्द कहे। हमारा सिद्धांत है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप किसी धार्मिक भावना को भड़काओ। और जो ये कार्रवाई बताई गई है और लगता है प्रथम दृष्टया कहीं न कहीं कोई कमी पेशी रही है और न्यायालय ने जो उसको बरी किया है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, अपील की जाएगी। केंद्र सरकार रा आगामी बजट ने लेर आम लोगों ने घनी उम्मीदा है। महिला, युवा, व्यापारी और किसान वर्ग खातर सरकार कई कल्याणकारी योजना वाली घोषणा कर सके है। युवा रो कहनो है कि वणा ने सरकार सु शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, व्यापार, रोजगार, स्टार्टअप और कौशल विकास रा क्षेत्र में घनी उम्मीद है। मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो एक इनकम गैप है उस पे काम होना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक हम समस्या देखते हैं कि जो गरीब और गरीब होता है क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, उनके पास शिक्षा बेहतर नहीं हो पाती। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स, उनके पास बजट नहीं आ पाता। बजट आता है तो वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती और दूसरा उसी की वजह से आगे रोज़गार के अवसर नहीं मिल पाते। अगर वो खुद का भी काम शुरू करते हैं तो जो छोटे व्यवसाय हैं, MSMEs हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए भी काम होना चाहिए कि सरकारी बैंक उन्हें लोन दें बेहतर दरों में। और वहीं जो पूंजीवाद एक है उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाने चाहिए जो ज़रूरी हैं, जिनका पैसा आगे फ़्लो हो, जो जिन लोग को ज़रूरत है उनमें। इससे एक पर कैपिटा इनकम जो इंडिया के लिए ग्लोबली एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। अभी G20 में इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री था जिसका पर कैपिटा इनकम जो था वो 3 डिजिट से कम था। तो ये जो है ये मसले अगर हम इकोनॉमिकली सुलझाना चाहते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन ये रहता है कि आपको इनकम गैप कम करना पड़ेगा। आने वाले बजट को लेके मेरी ये एक्सपेक्टेशंस है कि जेंडर बजटिंग पे थोड़ा और काम हो। जैसे जो महिलाएं उद्यमिता है उस पर थोड़ा उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनको और ज़्यादा मौके मिल पाएँ। एक दूसरी बात यह है कि जैसे महिलाओं को मेडिकल और दूसरे फील्ड्स में जो प्रोमिनेंट फील्ड्स हैं उनमें तो देखने मिल ही रहा है, उनकी जो सहभागिता है उनकी आगे बढ़ते हुए उनको देखा जा सकता है। लेकिन जो स्टेम फील्ड्स हुए हैं, जैसे कोई टेक्निकल फील्ड्स हुए, उनमें भी ज़रूरत है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के मौके दिए जाएं। इस बजट में जो इनकम टैक्स स्लैब्स है जो काफ़ी लंबे टाइम से चेंज नहीं हुई है, पिछले 8 से 10 सालों में इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो मेरा यही उम्मीद है कि इस आने वाले बजट में जो हमारी
एनडीए गवर्नमेंट है वो इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब्स को थोड़ा सा बढ़ाएं, जिससे कि आम जनता को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, उनके पास में थोड़ा सा पैसा रहे। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे 2 रिजीम है टैक्स के, ओल्ड एंड न्यू रिजीम। न्यू रिजीम में थोड़ा सा इन्होंने एक्सटेंड तो किया है उस लिमिट को, बट वहाँ पे सारे जो डिडक्शंस थे पुराने एटीसी के डिडक्शंस थे, इस तरीके के हमारे पास में हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता था, वो सब हटा दिए गए हैं। तो हो सकता है शायद इस बजट में नए रिजीम में भी उस तरीके के डिडक्शंस दिए जाएं, या फिर हमारा पुराने रिजीम में इनकम टैक्स स्लैब्स को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। कोविड से पहले हमारी सरकार का ज़्यादा फोकस कभी हेल्थ फैसिलिटीज़ पे नहीं रहा है। मेरे को याद है अपने बचपन के समय पे भी मैं काफ़ी यहाँ सरकारी डिस्पेंसरीज हो गई या सरकारी हॉस्पिटल्स हो गए जाते थे, पर आज के टाइम में जिस तरीके से उनके ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ा है, उस एक्सपेंडिचर को और बढ़ाने की ज़रूरत है। खासकर कि मेडिकल कॉलेजेस जो अभी राजस्थान में और बाकी के जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, साउथ के अंदर सही तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। हमने देखा है कि साउथ के अंदर मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा हैं, पर नॉर्थ के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफ़ी कम मेडिकल कॉलेज हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से यही है कि जिस तरीके से फोकस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ाने की बात है, अपने को मेडिकल कॉलेजेस इन कम कॉन्सेंट्रेटेड जगहों पे भी मेडिकल कॉलेजेस खोलने की बहुत ज़रूरत है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ अपग्रेड करने की काफ़ी ज़रूरत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 23 जुलाई ने एनडीए सरकार रा तीसरा कार्यकाल रो पहलो बजट पेश करेली। इन बजट ने लेर किसाना ने घनी उम्मीदा है। टोंक रा किसान उम्मीद जताई है कि इन बार रा बजट माए किसाना रा हिता ने ध्यान माए राख्यो जावेलो। वे कहा कि बजट माए इन तरह रा प्रावधान करया जाना चाहिए ताकि किसाना री आमदनी दोगुनी हो सके। किसानों को इस बजट से मोदी जी से बहुत उम्मीद है, क्योंकि मोदी जी ने टॉक से नारा दिया था, मोदी है तो मुमकिन है। पिछली बार भी किसानों के लिए किसान सम्मान निधि में लाखों किसानों को, करोड़ों किसानों के खाते में पैसे जाते हैं, और अब भी हमें उम्मीद है कि किसान हित में बहुत अच्छा बजट पेश करेंगे। निश्चित रूप से किसान हित में एमएसपी का फैसला भी लेंगे, और किसानों के ज़्यादातर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अच्छे फैसले लेंगे, और बहुत अच्छे फैसले लेंगे, क्योंकि किसान हितैषी सरकार है। मोदी जी किसान है, किसान के बेटे हैं, किसान के हित में फैसला लेंगे। फसल पे एमएसपी लागू करे, डीजल की रेट कम करे, खाद बीज थोड़ा ढंग का मिले। मोदी जी जैसे ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, किसानों को फुल उम्मीद है कि वो बैठते ही पहले सबसे पहले किसानों के हित में फैसला लेंगे, देश के हित में फैसला लेंगे, और हमें उम्मीद है बहुत अच्छा कार्य होगा। खाद बीज के बारे में किसानों को बहुत अच्छा मोदी जी ने तोहफा दिया था, और अब के बजट में भी किसानों को पूरी उम्मीद है कि मोदी जी किसानों के लिए बहुत अच्छा करेंगे। और जो किसान हैं, ओरिजिनल किसान हैं, वो मोदी जी को बहुत चाहते हैं। हम तो किसान वर्ग से विशेष तौर पर किसान तो विशेष उम्मीद रखते हैं उनसे। उन्होंने अच्छी कल्याणकारी योजनाएं चला रखी है, और किसानों के लिए भी सम्मान निधि का अच्छा योगदान है उनका। समय समय पर गरीब आदमियों को 2000 रुपये मिलते हैं, और इनको बढ़ाने की भी उम्मीद है, और काफ़ी उम्मीद है मोदी जी से। केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय ने 11.1% बढ़ायो हो, जिनरो सकारात्मक प्रभाव साफ तौर पर नजर आ रही है। पर अबे दुनिया री तमाम एजेंसियां भारत रा तेज जीडीपी रो पूर्वानुमान जारी कर रही है। इनमाए वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियाई विकास बैंक सगला भारतीय अर्थव्यवस्था री तेज रफ्तार सु प्रभावित है। हाल ही माए ADB चालू वित्तीय बरस माए GDP 7% रे बारो अनुमान जारी करियो है। भारत की जीडीपी की रफ्तार दुनिया को पीछे छोड़ रही है। अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्थाएं बता रही हैं कि देश की जीडीपी तेज गति से आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये रफ्तार सिर्फ चालू वित्त वर्ष में ही बनी रहेगी, बल्कि आने वाले 2-3 वित्तीय वर्ष में भी भारत की आर्थिक गति तेज बनी रहेगी और दमदार प्रदर्शन करेगी। मैं सरप्राइज्ड इसलिए नहीं हूँ क्योंकि भारत की जीडीपी के जितने आंकड़े पिछले 2-1 साल से आ रहे हैं, उसके पहले से उसमें आप देखेंगे एक कंसिस्टेंट लाइन ये है कि हमेशा जो एस्टिमेट किया जा रहा है उससे ऊपर ही जा रहा है। IMF के बाद अब ADB ने भी अपने अनुमान में वित्तीय वर्ष 2024-25 में आर्थिक विकास की दर 7% की जताई है। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि, निर्माण क्षेत्र, विशेष तौर पर हाउसिंग की मजबूत मांग को आधार मानकर ये पूर्वानुमान ADB ने जारी किया है। भारत सरकार ने कई सारे ठोस कदम उठाए हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग है
जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसमें बहुत जिसे कहते हैं सकारात्मक वृद्धि हुई है। उसी तरह से सब्सिडी या बहुत सारे ऐसे खर्चे जिनकी ज़रूरत नहीं थी या कम थी, उन पर अंकुश लगाया गया है। राज्य स्तर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो अच्छे हैं, जैसे कि पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे सेक्टर रिफॉर्म्स हुए हैं बहुत सारे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। इन सभी का जो इफ़ेक्ट है वो धीरे धीरे जब उनका दायरा बढ़ता गया है और उसी का ही नतीजा अभी आपको दिख रहा है कि जीडीपी के जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ता जा रहा है। एडीबी ने अच्छे मानसून को देखते हुए ये अनुमान जताया है कि भारतीय कृषि क्षेत्र भी ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। वहीं निवेश को लेकर भी सकारात्मक रेटिंग दी जा रही है। इन्हें आधार मानकर एडीबी ने 2025-26 के लिए 7.2% जीडीपी का पूर्वानुमान जताया है। वहीं आईएमएफ ने अपने अनुमान में भारतीय आर्थिक वृद्धि दर को दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था करार दिया है। 2024 के लिए इसकी रफ्तार 7.3% रहेगी। इसके अलावा विश्व बैंक ने जो पूर्वानुमान दिया है उसके तहत 6.6% जीडीपी की रफ्तार रह सकती है, जबकि आरबीआई के मुताबिक देश की आर्थिक गति 7.2 रह सकती है। इसी तरह से बॉस्टन कंसल्टेंटिंग ग्रुप ने भी भारत में वेल्थ क्रिएशन को लेकर कहा है कि एशिया का 30% साल 2028 तक भारत में क्रिएट होगा, जिसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंडिया की बड़ी भूमिका होगी। जयपुर में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स रो व्यापारिक सम्मेलन राख्यो गयो। सम्मेलन में दिल्ली रा चांदनी चौक रा सांसद परवीन खंडेलवाल मुख्य अतिथि रा रूप में मौजूद रिया। सम्मेलन में करीब 250 व्यापारी हिस्सों लेना। व्यापारिक संगठन राज्याध्यक्ष सुभाष गोयल बताया कि सम्मेलन में व्यापारी आपरा अनुभव साझा करता थका आगामी बजट ने लेर चर्चा की ने। बड़ी खुशी की बात है, हम व्यापारियों के लिए बहुत ही शान की बात है। आज व्यापारिक क्षेत्र में हमारे दिल्ली से सांसद बने परवीन जी खंडेलवाल जयपुर पधारे। हम सभी राजस्थान के व्यापारिक जगत आज उनका स्वागत किया गया है और करीब करीब आज 250 एसोसिएशनों को लोगों को आज हमने आमंत्रित किया है। वो सब आए हैं और आकर के बड़ी खुशी से आज परवीन जी का स्वागत किया है, हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत किया है और व्यापारिक समस्याओं के लिए ज्ञापन भी लिया गया है। ज्ञापन के बाद में जिन्होंने अपने सुझाव दिए वो भी सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। चूरू राजस्थान रो एक एडो शहर है जिनने थार मरुस्थल रो द्वार भी कयो जावे है। अठेरा ऐतिहासिक किला चित्रशैली अरे प्राचीन हवेलियां लगतमार देशी और विदेशी पर्यटका रे बीच आकर्षण रो केंद्र बनी हुई है। पेश है एक रिपोर्ट। चूरू की झरोके वाली हवेलियां, प्राचीन चित्रशैली, विश्व प्रसिद्ध फ्रेस्को पेंटिंग, वहीं पुराने गढ़ में देसी तरीके से आवभगत और बड़े शहरों से दूर सुकून भरा वातावरण, जो अनेक देशी विदेशी पर्यटकों को धोरों की धरा पर खींच लाता है। आपको बता दें कि पिछले 2 साल में राजस्थान में सबसे ज्यादा धार्मिक पर्यटन को चूरू में बढ़ावा मिला है। यहां पर्यटन के जरिए रोजगार में भी इजाफा हुआ है। खास बात यह है कि यहां कई फिल्मों की शूटिंग भी की जा चुकी है। यहां आने वाले पर्यटकों की पसंद चूरू और मंडावा अधिक होती है, जहां अनेक हवेलियां हैं जो वास्तुशिल्प और कला की दृष्टि से लोकप्रिय हैं। पर्यटन के मानचित्र पर अंकित सेठानी का जोहड़ा और सुराना हवेली आज भी अपनी भावनात्मक छवि संजोए हुए हैं। चूरू की हवेलियां, जोहड़े, प्राचीन मंदिर और छतरियां पर्यटकों को लुभाती हैं। हवेलियों की भव्यता और इनकी दीवारों में उकेरे गए नीति चित्र आज भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। चूरू से विजय चौहान की रिपोर्ट। जयपुर अरे जयपुर ग्रामीण री जिला स्तरीय जनसुनवाई आज जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राखी जी। जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित अरे जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा मौजूद रही।
इन दौरान आमजन री परिवेदनावा ने सुनरवा निस्तारण खातर संबंधित विभागारा अधिकारियों ने निर्देश दीना। इन दौरान कई विभागारा अधिकारी मौजूद रिया। शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान रे तेत प्रदेश भर माए मिलावट रे खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। इन्हीं कड़ी माए खाद्य विभाग री टीम पाली रा सुमेरपुर माए कार्रवाई करता थका नकली घी रा संदेह माथे 2200 लीटर घी जब्त कर्यो। पाली CMHO डॉक्टर विकास मारवाल री अगुवाई माए खाद्य सुरक्षा दल सुमेरपुर कस्बा माए कार्रवाई करता थका 2 ट्रेडर से रा गोदामा सु घी जब्त कर्यो। राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत आज सुमेरपुर में हमने 2 संस्थानों पर कार्रवाई की है, जिसमें हमने देसी घी के संस्थान कृष्णा ट्रेडर्स, वहाँ से हमने 1630 लीटर देसी घी के सैंपल लिए हैं और साथ में 1630 लीटर घी को सील किया है। इसके अलावा एक मधुर ट्रेडर्स एक संस्थान है, जिससे हमने 570 लीटर घी के सैंपल लिए हैं और सीज किए। भरतपुर माए ऑपरेशन एंटी वायरस रे तेत साइबर ठगा रे खिलाफ कार्रवाई करता थका पुलिस भवन ने ध्वस्त कर्यो है। IG राहुल प्रकाश री अगुवाई माए कार्रवाई सीकर थाना रायपुर सुकेती गांव में करेगी। इन्हें कार्रवाई रे दौरान लगभग 2000 वर्ग फुट सरकारी जमीन माथे अतिक्रमण कर बनायो गयो 3 मंजिला मकान ने बुलडोजर री मदद सु गिरायो गयो। चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत ही आज पुलिस थाना सीकरी के गांव रायपुर सुकेती में साइबर ठग दाऊद सनोत निसार में द्वारा साइबर ठगी की राशि से राज की भूमि पर अतिक्रमण करके लगभग 2000 वर्ग फीट में 3 मंजिला आलीशान मकान बनाया हुआ था, उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। पेरिस ओलंपिक आवता 26 जुलाई सु शुरू होनो जा रियो है। भारत ओलंपिक में 117 खिलाड़िया रो दल भेज रियो है। भारत का 6 तीरंदाज पदका खातर दावेदारी पेश करेला। भारत की तीरंदाजी टीम तैयार है पेरिस ओलंपिक में अपने खेल की चमक बिखेरने को। पेरिस 2024 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 25 जुलाई से तीरंदाजी की प्रतियोगिता से करेगा, जिसके लिए टीम के सभी खिलाड़ी खुद को तैयार करने में जुटे हुए हैं। इस बार भारत की ओर से 6 तीरंदाज ओलंपिक्स में रिकर्व स्पर्धा में अपनी दावेदारी पेश करेंगे, जिसमें पुरुष वर्ग में धीरज बोमादेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण रमेश जाधव शामिल हैं, जबकि महिला वर्ग में भजन कौर, अंकिता भगत और दीपिका कुमारी का नाम शामिल है। ओलंपिक्स में जहां एक और दीपिका कुमारी और तरुणदीप राय जैसे अनुभवी तीरंदाज अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेंगे, वहीं इस बार प्रवीण जाधव, धीरज बोमादेवरा, भजन कौर और अंकिता भगत जैसे खिलाड़ी अपने खेल का हुनर मैदान पर दिखाएंगे। 40 वर्षीय तरुणदीप राय ने एथेंस 2004 ओलंपिक में अपना डेब्यू किया था। वे लंदन 2012 और टोक्यो 2020 में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तरुणदीप अब एक बार फिर ओलंपिक में अपनी चुनौती पेश करने के लिए तैयार हैं। वहीं अनुभवी तीरंदाज दीपिका 2012 लंदन ओलंपिक से लगातार इन खेलों में हिस्सा ले रही हैं। दीपिका ने शीर्ष रैंकिंग के साथ लंदन ओलंपिक में हिस्सा लिया था, हालांकि वे पदक जीतने में असफल रहीं। रियो ओलंपिक में भी उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा था और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा था। दीपिका ने टोक्यो ओलंपिक में भी विश्व की नंबर 1 तीरंदाज के तौर पर जगह बनाई थी और भारत की तरफ से एकमात्र महिला तीरंदाज थीं। उन्होंने महिला व्यक्तिगत रिकर्व और प्रवीण जाधव के साथ मिक्स टीम इवेंट में हिस्सा लिया था। महिला वर्ग में दीपिका पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी, हालांकि उनका सफर अंतिम 8 में ही समाप्त हो गया था। वहीं मिक्स टीम इवेंट में भी वे क्वार्टर फाइनल की बाधा पार नहीं कर सकी थीं।
पेरिस रवाना होने से पहले खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद के दौरान दीपिका ने उम्मीद जताई कि पेरिस ओलंपिक में वे अपने पिछले अनुभव के साथ उतरेंगी। सर बहुत खुशी है और कि ये चौथा ओलंपिक है मेरा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मैं उस एक्सपीरियंस को चाहूँगी कि उस एक्सपीरियंस को यूज़ करूँ और उसी जोश और उसी कॉन्फिडेंट के साथ रिप्रेजेंट करूँ और अपना 200% दूँ। इन अनुभवी खिलाड़ियों की लिस्ट में प्रवीण जाधव का नाम भी शामिल है। भारतीय तीरंदाजी दल में शामिल प्रवीण जाधव इस बार दूसरी बार ओलंपिक में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। इससे पहले प्रवीण जाधव ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया था, लेकिन वे पदक जीतने से चूक गए थे। इनके अलावा धीरज बोम्मादेवरा इस बार ओलंपिक में डेब्यू करेंगे। धीरज ने पिछले साल बैंकॉक में एशियाई क्वालिफायर से व्यक्तिगत पुरुष कोटा हासिल किया था। वहीं पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली महिला तीरंदाज भजन कौर तीरंदाजी ओलंपिक क्वालिफायर में व्यक्तिगत महिला कोटा हासिल करने में सफल रही थीं। जबकि अंकिता भगत ने ओलंपिक क्वालिफायर में फिलीपींस की गैब्रियल मोनिका को हराकर पेरिस ओलंपिक के लिए अपना टिकट कटाया था। ओलंपिक खेलों में भारत का पुराना इतिहास रहा है। भारत ने तीरंदाजी में पहली बार 1988 में सियोल ओलंपिक में हिस्सा लिया था। साल 1992 में बार्सिलोना में हुए ओलंपिक में भारत की ओर से लिम्बाराम पदक के करीब पहुंचे थे। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली और वे मेडल नहीं जीत सके। बहरहाल इस बार भारत की ओर से 6 तीरंदाजों का दल पेरिस ओलंपिक में अपनी चुनौती पेश करने के लिए तैयार है। वहीं खेल प्रेमियों को भी इस बार तीरंदाजी दल से पदक की पूरी उम्मीद है। પ્રદેશમાં માનસૂન રા ફેરું સક્રિય હોબાસુ કઈ ઠોરા માથે બિરકારો દौर जारी है। आज पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कुछ एक ठोरा माथे बिरखा दर्ज करेगी। मौसम विभाग आज जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर संभाग में कई ठोरा माथे बरसात होबारी आस जताई है। मौसम विभाग रे मुजब आगामी 4-5 दिना ताई बरसात री गतिविधियां जारी रहेली। और खास खबर एक बार फिर सूं। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायिका ने हिंदू पाक विस्थापिता गौशाला वाला अनुदान, बिजली आपूर्ति समेत उठाया मुद्दा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आदिवासी ने ले दीना बयान माथे जतायो खेद। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट यूजी पेपर लीक मामला ने लेर हुई सुनवाई। एनटीए ने छात्रा री पिछाण गोपनीय राखता थका परिणाम सार्वजनिक करबारा दीना निर्देश। अजमेर दरगाह रे बारी विवादित नारा लागा बारा मामला माए गोहर चिश्ती ने बरी करया जाबा माथे कानून मंत्री जोगाराम पटेल दीना प्रतिक्रिया। कया सरकार प्रकरण रो फेरू करवावेली रिव्यू। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान रे तेतपाली रा सुमेरपुरा माए खाद्य विभाग की टीम की कार्रवाई। 2000 लीटर सुबत्ती घी कर्यो जब्त। और प्रदेश में फेरू मानसून सक्रिय होबासु कई ठोरा माथे बिरकारो दौर जारी। मौसम महकमा जयपुर, उदयपुर समेत दूजा संभागा माई बिरखा होबारी जताई आस। राजस्थानी समाचार में यत्रो ही। नमस्कार।